दोस्तों, आज के भारत चीन के बीच में चल रही टेंशन्स को कुछ हद तक 1959 तक ट्रेस किया जा सकता है, जब दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे और उन्हें भारत में शरण दी गई। 3 साल बाद ही चीन ने भारत पर हमला भी कर दिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर चीन ने तिब्बत पर हमला कैसे किया। कैसे एक देश को दूसरे देश ने इन्वेड किया, यूनाइटेड नेशंस चुप रहा। क्या ये पूरी कहानी और अब तिब्बत के लिए आगे का रास्ता क्या है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तिब्बत का इतिहास ये तो काफी पुराना है और करीब 4000 साल तक ये एक इंडिपेंडेंट देश ही था। लेकिन 1720 में पहली बार चीन के चिंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत के 3 में से 2 प्रोविंसेस खम और आमदो पर कब्जा कर लिया। उन्हें उस वक्त चिंगाई नाम दे दिया गया। इसके अलावा तिब्बत का जो बाकी इलाका बचा था वहां भी चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी हद तक बढ़ गया था। लेकिन 1912 में चीन में सिनाई रेवोल्यूशन हुआ और चिंग डायनेस्टी का अंत हो गया। इसी के साथ चीन में तो सरकार बदली, पर साथ ही चाइनीज सोल्जर्स को तिब्बत से भी बाहर फेंक दिया गया। तब तिब्बत को फिर से एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया था, लेकिन चीन सरकार ने इसे कभी नहीं माना। चीन की इस नई सरकार और तिब्बत के बीच की टेंशन को सॉल्व करने के लिए अंग्रेज भी बीच में आए। उन्होंने दोनों पार्टीज को शिमला बुलाया। इस मीटिंग को 1914 की शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला, लेकिन ब्रिटिशर्स और तिब्बत के लोग इसमें काफी करीब आ गए। इसीलिए जब तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भारत में रहा तब तक चीन ने तिब्बत को परेशान नहीं किया। 1949 में चीन एक और बड़ा बदलाव लाया, जब माओ ने चीन पर कब्जा कर लिया और उसे एक कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया। माओ ने तिब्बत को भी वापस चीन में मिलाने का सपना देखा और साथ ही माओ का प्लान 1 नेशन 1 कल्चर का था, यानी पूरे देश में एक ही कल्चर हो, और वो भगवान या धर्म में विश्वास भी नहीं करते थे। जबकि तिब्बत एक बौद्ध देश था और वहाँ के टॉप लीडर थे दलाई लामा, जिन्हें भगवान बुद्ध का एक रूप माना जाता है। 1950 में बीजिंग रेडियो में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें कहा गया कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को तिब्बत को आजाद करवाने का टास्क दे दिया गया है। 7 अक्टूबर 1950 को चीन के 80,000 सिपाहियों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। तिब्बत में टेंशन्स बढ़ रही थी और इसी बीच एक 15 साल के लड़के को तिब्बत का 14वां दलाई लामा बना लिया गया। याद रखिए, दलाई लामा किसी का नाम नहीं है बल्कि एक पोजीशन है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की है। नए दलाई लामा ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाया और 18 नवंबर 1950 को यूएन ने चीन के इस इन्वेजन की निंदा भी की। चीन इस वक्त दुनिया भर से पंगा लेने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक सॉफ्ट स्ट्रेटजी अपनाई और 1951 में तिब्बत से एक डेलीगेशन को बीजिंग बुलवाया गया। इस डेलीगेशन को लगा कि वहां जाकर बात बन जाएगी, लेकिन चीन ने जबरदस्ती उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया। इस डॉक्यूमेंट को आज 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें चीन ने वादा किया कि वो तिब्बत की कल्चरल बुद्धिस्ट हेरिटेज को नहीं छेड़ेंगे, साथ ही जैसा पॉलिटिकल सिस्टम तिब्बत में बना हुआ है उसे वैसा का वैसा ही रहने देंगे। यानी दलाई लामा अभी भी तिब्बत के हेड होंगे, लेकिन तिब्बत को अब चीन में मिला लिया जाएगा। 16 साल के दलाई लामा इससे तो खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। 1954-55 में दलाई लामा ने चीन की यात्रा भी की, जहां चीन में हो रही ग्रोथ को देखकर वो काफी इम्प्रेस भी थे। इसके बाद चीन कई सारे तिब्बत के हाई ऑफिशियल्स को अपने यहाँ बुलाने लगा और कुछ वक्त तक यही चलता रहा। लेकिन चीजें तब बदली जब 1956 में दलाई लामा भारत आए। भारत में वो कई सारे लोगों से मिले जो तिब्बत की आजादी के लिए चीन से लड़ रहे थे, और इन लोगों ने दलाई लामा की आंखें खोली। उन्हें समझाया कि किस तरह चीन धीरे धीरे पूरे तिब्बत को निकलने वाला है। 1959 तक चीन की प्रेजेंस तिब्बत में काफी बढ़ चुकी थी और तब तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने 17 पॉइंट एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। इस बीच चीन ने दलाई लामा को एक थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया, लेकिन शर्त ये रख दी कि वो अपने बॉडीगार्ड्स को ना लेकर आए। तिब्बत के लोग समझ गए थे कि चीन की चाल है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि दलाई लामा वहां ना भी जाएं, तब भी चीन उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करे। इसीलिए उन्होंने दलाई लामा के महल को घेर लिया। तिब्बत में दलाई लामा के एडवाइजर को स्टेट ओरेकल बोला जाता है। ओरेकल ने दलाई लामा को एडवाइस दी कि अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत ही देश छोड़ दें। दलाई लामा ने इस बात का जिक्र अपनी किताब फ्रीडम इन एक्साइल में बहुत ही विस्तार से किया है। दलाई लामा अपनी माँ, बहन और छोटे भाई के साथ महल के सीक्रेट रास्ते से निकल गए। उनमें उनके साथ तिब्बत की आजादी के लिए लड़ रहे कुछ CIA द्वारा ट्रेन किए गए रेबल्स भी शामिल थे।
जैसे ही दलाई लामा के भागने की खबर चीन पहुंची, मिलिट्री प्लेन्स की मदद से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाने लगा और उनकी खोज शुरू हो गई। हिमालय के मुश्किल रास्तों पर दलाई लामा इस ग्रुप के साथ लगातार चलते रहे, जिस बीच उनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था और सभी लोगों को कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहना पड़ा। प्लेन से बचने के लिए लोग सिर्फ रात में ही चला करते थे और करीब 2 हफ्ते तक लगातार इस तरह बचते बचाते वो भारत के बॉर्डर पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पंडित नेहरू को एक खत लिखा और भारत में शरण मांगी। नेहरू ने उन्हें भारत आने की परमिशन दे दी और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा अपने दोस्त के साथ भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से अंदर आए और उन्होंने आते ही 17 पॉइंट एग्रीमेंट को रिजेक्ट करते हुए एक बयान दिया। लेकिन तिब्बत में हालात बदल चुके थे। 25 मार्च को ये आर्मी राजधानी ल्हासा में घुस चुकी थी और 28 मार्च तक उन्होंने तिब्बत की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कोल्ड वॉर के कारण 1965 तक CIA ने चीन के खिलाफ तिब्बत में रह रहे रेबल्स का साथ दिया, उन्हें ट्रेनिंग के साथ हथियार भी प्रोवाइड किए। लेकिन चीन की आर्मी के सामने ये लोग नहीं टिक पाए। 1966 से 1976 के बीच जब अमेरिकन सपोर्ट भी नहीं रहा, तब चीन ने अपनी मनमानी तिब्बत में शुरू कर दी। 10 साल में उन्होंने 10 लाख तिब्बतियों को या तो खुद मार दिया या वो भुखमरी से मर गए। इसके अलावा उन्होंने 6000 से ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी तबाह कर दिया और तिब्बत में खाने तक का अकाल पड़ गया, जबकि तिब्बत के 5000 साल के इतिहास में कभी भी तिब्बत में खाने की कमी नहीं हुई थी। सिर्फ खाने की कमी से इस बीच 3 लाख तिब्बतियों की मौत हो गई और आज भी तिब्बत के 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तिब्बत के लोगों ने चीन का शासन कभी स्वीकार नहीं किया और वो आज भी दलाई लामा को अपना लीडर मानते हैं। इसलिए समय समय पर वहां पर चीन के खिलाफ आवाज उठती रहती है। 1987 में भी बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन वहां किए गए, जिन्हें चीन ने मार्शल लॉ लगाकर दबा दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के वक्त भी तिब्बत में खूब हंगामा हुआ और उन प्रदर्शनों में से 100 से ज्यादा लोग मारे गए और आज भी 1000 से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जाते हैं। आज चीन का प्लान बहुत ही सिंपल है। दलाई लामा इस वक्त 87 साल के हो चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है जब उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा? तब चीन अपने किसी आदमी को दलाई लामा की पोजीशन पर बिठा देगा और तिब्बत पर एक तरह से इनका कब्जा पूरा हो जाएगा। मान्यता यह है कि दलाई लामा फिर से अवतार लेते हैं और उसी अवतार को अगला दलाई लामा बनाया जाता है। लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी के कारण दलाई लामा ने ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा अवतार नहीं लेंगे और तिब्बत का अगला दलाई लामा तिब्बत के लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की मदद से चुने। लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल है कि चीन आगे क्या करेगा। हो सकता है कि दलाई लामा के ऐलान के बाद चीन पूरे तिब्बत के पावर स्ट्रक्चर को ही बदल दे और दलाई लामा की जगह वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ले आए। ये भी मुमकिन है कि चीन दुनिया को दिखाने के लिए वहां एक इलेक्शन करवाए, लेकिन उस इलेक्शन में भी धांधली करवा कर वो अपने ही कैंडिडेट को जिता दे। अभी के लिए तिब्बत भारत की ओर भी देख रहा है, क्योंकि भारत ने सिर्फ दलाई लामा को ही नहीं बल्कि तिब्बत के कई लोगों को पिछले कुछ सालों में शरण दी है। 60 के दशक में कर्नाटक सरकार ने 3000 एकड़ जमीन तिब्बत से आए लोगों को दी थी। इसके अलावा दिल्ली में भी कई रिफ्यूजीज को बसाया गया है और इस तरह आज भारत में करीब 1.5 लाख तिब्बती रिफ्यूजी रह रहे हैं। क्या ये लोग बाहर से चीन पर प्रेशर बना पाएंगे? क्या भारत सरकार इस मुद्दे को यूएन में उठा पाएगी? क्या अमेरिका दोबारा से तिब्बत में ध्यान देना शुरू करेगा? कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। आपने अगर वीडियो पूरा देखा और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।